क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह यूपी बोर्ड का सबसे नंबर 1 एजुकेशन का बेस्ट प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11th की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो शुद्ध गतिकी यानी कि काइनेमेटिक्स का यूनिट आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आराम से, सुकून से। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसका मतलब यह है कि आज हम लोग पूरा काइनेमेटिक्स के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इसमें चैप्टर्स आते हैं, पूरा उस चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सरल रेखा में गति। ठीक है, रेफरेंस की किताब में आपको मिल जाएगा सरल रेखा में गति, यूनिट है बेटा शुद्ध गति की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या होता है शुद्ध गतिकी, और क्या होता है गतिकी किसे कहते हैं, और क्या होता है सरल रेखा में गति। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे भाई चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स का ही एक ये ब्रांच है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बाह्य बलों के अंतर्गत कणों की वस्तुओं की गति और उनके संतुलन का अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है। यानी कि हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं पूरा, और मैकेनिक्स पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बेस्ट चैप्टर है हमारा वो ये है गतिकी। अगर हम आपसे कहें कि यांत्रिकी किसे कहते हैं, तो यानी कि अगर जैसे अब आपको पता है कि द स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं, चाहे वो संतुलन की अवस्था में है और चाहे वो मेरे भाई गति की अवस्था में है ना, अगर हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उनके कारणों का अध्ययन करते हैं, कोई वस्तु कितनी रफ्तार से चल रही है, क्यों चल रही है, इन सब के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारा ये अध्ययन यांत्रिकी के अंतर्गत आता है, जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। यांत्रिकी की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। पहला होता है स्थैतिकी, स्थितिकी, और फिर दूसरा आता है गतिकी, गतिकी जिसको हम शुद्ध गतिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गतिकी, शुद्ध गतिकी जिसके नाम से जानते हैं मेरे भाई, और एक आता है शुद्ध गतिकी। क्या है? शुद्ध गतिकी। इसकी अगर आप इंग्लिश समझने का प्रयास करें तो इसको बोलते हैं स्टैटिक्स, इसका होता है डायनेमिक्स, और इसका होता है काइनेमेटिक्स। यानी कि अगर हम तीनों को समझने का प्रयास करें, स्थितिकी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज रुकी हुई है, स्थिर है, यानी कि संतुलन की अवस्था में है, तो अगर हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं तो हमारा स्टैटिक्स के अंदर आता है। यानी कि अगर हम सबसे पहले और सबसे बेसिक बात करें तो हमने बताया कि आपको जिसमें हम बाह्य बल, जैसे हमने आपको एक चाटा मारा तो ये हमने आपके ऊपर बाह्य बल लगाया। बाह्य बलों के अंतर्गत जो कण की वस्तुओं की गति होती है अथवा उनके संतुलन की जो गति होती है, उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये यांत्रिकी के अंतर्गत आता है। यांत्रिकी की मुख्यतः 3 ब्रांचेस हैं, एक स्थैतिकी है, और एक शुद्ध गतिकी है, और एक हमारा गतिकी है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे स्टैटिक्स क्या होता है। नोट्स बना लीजिए क्योंकि क्लास 11 की पूरी फिजिक्स आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में ही आराम से मिल जाएगी और कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी। कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। एक एक टॉपिक पूरी एनसीईआरटी का बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पैटर्न टोटल। ठीक है, यांत्रिकी की वह शाखा, और ये किसकी शाखा? यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम स्थिर वस्तुओं का, स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ या फिर स्थिर वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि रुके हुए वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो या फिर संतुलन से संबंधित का अध्ययन करते हैं। अगर कोई चीज संतुलन की अवस्था में है, जैसे मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, अब ये संतुलन की अवस्था में, अगर हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा स्थैतिकी के अंतर्गत आएगा, जिसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। कोई भी चीज अगर रुकी हुई है, आप किसी एक टेबल पे बैठे हैं, खड़े हैं एक जगह, संतुलन की अवस्था में खड़े हैं, आपकी अगर हम स्थिति जानने की कोशिश करें, हम आपके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करें, तो मेरे भाई ये किसके अंतर्गत आएगा? स्थैतिकी के अंतर्गत आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे भाई शुद्ध गतिकी, काइनेमेटिक्स। क्या आता है मेरे भाई? काइनेमेटिक्स। ये भी मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है।
कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के कणों की गति के कारणों पर ध्यान दिए बिना गति का अध्ययन करते हैं, शुद्ध गतिकी कहलाता है। अगर आप इसको कहेंगे, शुद्ध का मतलब होता है प्योर, एक प्रकार से समझे प्योर डायनेमिक्स। शुद्ध गतिकी का मतलब होता है कि कोई वस्तु गति तो कर रही है, लेकिन वो क्यों गति कर रही है कोई मतलब नहीं। जैसे एक आदमी भागा जा रहा है, तो क्यों भागा जा रहा है इसका अध्ययन हमें नहीं करना है, बस वो भाग रहा है इसके बारे में अध्ययन करना है। यानी कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, कोई वस्तु गति की अवस्था में है, एक आदमी दौड़ रहा है, गति की अवस्था में तो कोई वस्तु है, तो वो क्यों है इससे मतलब नहीं है, गति की अवस्था में है, सिर्फ हमें इसका अध्ययन करना है। बस ये जान लीजिए कि कारण जाने बिना, क्या है कारण जाने बिना, कारण हमें नहीं जानना है कि अगर कोई वस्तु, जैसे हमने बॉल फेंकी, बॉल गति की अवस्था में आ गई, ये बात तो हमारे दिमाग में है कि बॉल पर बल लगाया गया है, लेकिन हमारा ध्यान बल पे नहीं। हमें अगर सिर्फ ये समझना है कि बॉल गति की अवस्था में है और वो गति की अवस्था में कैसे है, क्यों है, ये नहीं अध्ययन करना है, बस वो गति की अवस्था में उसके बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं की गति की अवस्था का अध्ययन करते हैं, गति के कारणों पर बिना ध्यान दिए उसका अध्ययन करते हैं, सिर्फ गति की अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई, शुद्ध गति की, यानी कि प्योर काइनेमेटिक्स आता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। फिर आखिरी ब्रांच आता है मेरे भाई, सबसे आखिरी ब्रांच आता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स ये भी यांत्रिकी की एक शाखा है। मैंने कहा देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं की गति के कारणों का, जैसे मान लीजिए कि आपने एक किसी को एक चाटा मारा, आपको पता है कि एक चाटा मारने के बाद उसने मुंह इधर घुमा लिया, एक चाटा को मारने के बाद मुंह उसने इधर घुमा लिया, हम भगा दिए उसको, एक लात मारे, जैसे आप लात मारेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, जब वो आगे बढ़ेगा तो ये कारण तो तय है कि आपने उस पर बाह्य बल लगाया, और बाह्य बल की अनुमति से, बाह्य बल की वजह से ऐसा हुआ कि वो वस्तु आगे की ओर विस्थापित हुई, वो वस्तु आगे की ओर गई। तो कारण क्यों है? क्योंकि आपने बाह्य बल लगाया, इस वजह से वो गति की अवस्था में आई। हमारे पास दोनों चीजें हैं, हमारे पास दोनों चीजें हैं कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं और कणों की गति के कारणों का, अर्थात बलों के आधार पर गति का अध्ययन करते हैं, गतिकी कहलाता है, यानी कि डायनेमिक्स कहलाता है। इसमें गति का तो अध्ययन करना ही है, लेकिन गति क्यों हो रही है इसका अध्ययन। इसमें हम क्यों का जवाब हमें चाहिए। कोई वस्तु अगर विस्थापित हुई तो क्यों हुई, उस पर बल कितना लगा, कितने न्यूटन का बल लगा कि वो आगे की ओर बढ़ा, विस्थापित हुआ, तो हम इसके बारे में अध्ययन तब करेंगे। यानी कि आप बलों के पीछे का कारण, ठीक है, आधार पर गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्यों होता है, क्यों का जवाब डायनेमिक्स देगा, आपका गति के देगा। पहले आपके जानकारी के लिए बता दे, ये 3-4 साल पहले, अब तो आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस ने बहुत कंटेंट को नेशनलाइज कर दिया है। पहले ऐसा था ना मेरे भाई कि पहले जो कंटेंट था डायनेमिक्स की पूरी बुक ही चलती थी, पूरी बुक ही चलती थी। ठीक है, अब नहीं होती। तो डायनेमिक्स तो छोड़ ही दीजिए, अब तो इसी में मर्ज कर दिया गया है। नहीं तो पहले डायनेमिक्स की अलग से किताब आती थी क्लास 11th में, है ना। क्लास 11th में 2 बुकें चलती थी मोटी मोटी अलग से, अब तो चलती है बहुत हल्की वो हो गई हैं, बाकी बच्चा कुछ सिलेबस में भी चीज़ों को हटा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सोचने वाली बात है, दूरी तथा विस्थापन डिलीट कर रहे हैं टॉपिक। भैया बड़ा दूरी व विस्थापन जाने बिना कोई आदमी वेग और चाल समय औसत चाल औसत वेग कैसे निकालेगा? क्या विडंबना है। लेकिन आपको पढ़ना है ना, आपको पढ़ना है। चलिए, इन सबको पढ़ने के लिए हमें एक बहुत ही मजबूत आदमी की आवश्यकता होगी। जैसे क्या होता है कि युद्ध लड़ने के लिए आपके पास मजबूत सेनापति होना चाहिए, तब आप युद्ध में जीतने की जो सार रहते हैं, जो चांसेस रहते हैं, जो अवसर रहता है, वो बढ़ जाता है आपका। तो ऐसे कंडीशन में मेरे भाई आपको गति के बारे में अध्ययन करना, गति के कारणों के बारे में अध्ययन करना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इन सबको समझने के लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
जितना नाम से खतरनाक आपको दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा ये सरल है, ये मैं आपको सच बता दे रहा हूं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन में मैं और ये मेरी मेहरारू बैठी है, ठीक है, सपोज दैट, मान लीजिए, या बस में, और हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, और एक आदमी यहां से नीम के पेड़ से बैठ के ताड़ रहा है सबको, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। इसके लिए, इस भाई साहब के लिए, इस भाई साहब के लिए हम लोग क्या हैं, गतिमान है। कहेगा हाँ भैया बस जा रही थी, बस में दो आदमी मियाँ बीवी बैठे थे, है ना। हमारे लिए आदमी क्या है, हमारे लिए पेड़ पौधे भी चल रहे हैं, आपको देखते को मिलेगा, आदमी बैठा हुआ चला वो प्रतीत हुआ होगा आपको। लेकिन हम और हमारे बीवी के बीच में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है भैया, कि हम दोनों स्थिर अवस्था में। अगर हम दोनों आपसी की बात करें तो हम दोनों स्थिर की अवस्था में, लेकिन इसके लिए हम दोनों गतिमान है ना। तो यानी कि जब भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, एक ऐसे तंत्र की बात करते हैं जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं। आप खड़े हो तो आप दूसरे के बारे में बता सकते हो, ये बॉल खेल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये दौड़ रहा है, साइकिल चलाता है, गाड़ी चलाता है, घोड़ा चलाता है, उसकी गति के बारे में आप बता सकते हो। आप क्या हुए उसके लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए एक व्यक्ति की एक किसी वस्तु के सापेक्ष आपको तुलना करनी पड़ेगी। एक आदमी सुंदर है, अब ये कैसे लगेगा कि वो बहुत सुंदर है भैया, तो उसकी तुलना किसी एक और दूसरे बहुत सुंदर आदमी से करनी पड़ेगी, है ना। महिलाएं तो अपने आप को सुंदर ही मानती, विश्व सुंदर ही मानती हैं खुद को, उनसे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो उनकी तो बात ही अलग है, उनको अलग कैटेगरी में रख दीजिए आप। तो कैसे मालूम चलेगा कि वो विश्व सुंदरी है, आपको एक विश्व सुंदरी और लाना पड़ेगा, और आपको एक विश्व सुंदरी के सापेक्ष दूसरे विश्व सुंदरी की परिकल्पना करनी पड़ेगी। उसे ही कहेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे ही हम कहेंगे निर्देश तंत्र। कब कब समय के साथ किसी कण की स्थिति व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए घड़ी सहित चयनित निर्देशांक निकाय निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र में आप हमेशा ये देखेंगे कि हमेशा आपको तुलना करनी पड़ेगी एक वस्तु की, ठीक है, किसी वस्तु के सापेक्ष करनी पड़ेगी, आराम से सुकून से, बराबर बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना बहुत आसान है, बस हमारे और हमारे मेहरारू के लिए हम दोनों स्थिर अवस्था में हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन वाकई में ये चलायमान है। इसके लिए दोनों गतिमान है, तुम भी गतिमान, गाड़ी भी गतिमान, है ना। अपने लिए स्थिर है बेचारा, हमारे लिए गतिमान है। समझ में आ रही बात। तो जब हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं, एक वस्तु के सापेक्ष करते हैं, तो समय के साथ किसी भी स्थिति को व्यक्त करने के लिए घड़ी से चयनित निर्देशांक निर्देश तंत्र कहलाती है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज और जानकारी आपको देते हैं, तो बहुत छोटी सी चीज होगी। यदि हम समय के साथ कण की एक या एक से अधिक निर्देशांक बदल रहे हों तो कण इस निर्देश तंत्र में गतिमान माना जाता है। निर्देशांक बदल रहे हो मतलब वो गतिमान हो, एक या एक से अधिक जगहों पे कर रही हो, तो हम जिसके सापेक्ष देखेंगे तो हम कहेंगे वो गतिमान है। यदि समय के साथ कण कोई भी निर्देशांक न बदल रहा हो तो कण का निर्देश तंत्र स्थिर माना जाता है, तो कण गति की अवस्था में नहीं मानी जाती है, और उसे हम निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब इसी के आधार पर आप दूरी, विस्थापन, चाल, समय, चल, समय, वेग, ग्राफ वगैरह वगैरह बहुत ढेर सारी चीजें इसमें, और महत्वपूर्ण भी है चैप्टर। ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपको मैकेनिक्स पे पकड़ बनानी है मेरे भाई, मजबूती आपको मैकेनिक्स पे बनानी है, तो आपको इस चैप्टर में गहरा घाव करना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा इस चैप्टर पर जितनी ग्रिप आपकी मजबूत होगी, जितनी पकड़ आपकी मजबूत होगी, उतना आने वाले चैप्टर्स आपको सरल लगेंगे।
क्योंकि वो कहते हैं ना कि भैया ये दिल है पूरे यांत्रिकी का, मैकेनिक्स का, स्टार्टिंग है अभी, बेसिक है, क्योंकि यही चीजें बार बार आपके पूरे चैप्टर्स में, इंटायर चैप्टर में ये चीजें रिपीट होती रहेंगी, बार बार आप देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, हालांकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, सापेक्ष की जो हमने कहा कि किसी वस्तु के सापेक्ष, इसके बारे में भी आगामी इसी वाले टॉपिक में आखिरी में है, उसको भी हम समझेंगे। फिर मैं यहाँ से रिलेट करूंगा, जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, तो जब मैं वहां बताऊंगा आपको तो आप ऑटोमेटिक से रिलेट कर पाएंगे और आसानी से समझ भी पाएंगे मेरे भाई। चलिए, नोट्स निकाल लीजिए और बनाते रहिए। उसके बाद आता है बेटा एक और गति, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरी गति। जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करता है, इसके सभी कण एक समांतर सरल रेखा के अनुदिश समान समयांतराल में समान दूरी तय करते हैं, तो वस्तु की गति स्थानांतरी गति कहलाती है, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है, चलिए, जो हम निर्देश तंत्र की बात अभी कर रहे थे, ठीक है, उसी की चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, स्थानांतरी गति, जब वस्तु इस प्रकार गति करेगी, वस्तु के सभी कण एक समांतर सरल रेखा के अनुदिश गति करे, एक समांतर सरल रेखा के अनुदिश, जिसे हम सरल रेखा में गति कहते हैं, उसे हम स्थानांतरी गति कहते हैं। सबसे पहले डालेंगे दूरी किसे कहते हैं, क्योंकि आप कहीं गति करेंगे, इस बात का प्रमाण क्या होगा कि आपने कुछ गति किया है कि नहीं किया है। अब उस प्रमाण को साबित करने के लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे दूरी, डिस्टेंस। अभी तक आपने बहुत पढ़ा होगा कि दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। आज आप दूरी और विस्थापन में कुछ अलग प्रकार की चीजें देखेंगे, दूरी विस्थापन में कुछ अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम आपको चैप्टर का इंट्रो दे रहे थे कि हमें क्या पढ़ना है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें क्या क्या चीजें बहुत जरूरी होती हैं, और इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें आपके काम आएंगी मेरे भाई, उसको हमने आपको बताया। अब चलिए शुरुआत करते हैं यहां से, दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, कोई गतिमान वस्तु जिस पथ पर चलती है, उस पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई तय की गई दूरी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तय की गई पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। चलिए समझाते हैं आपको। ये आप हैं और ये आपका घर है, कोचिंग गए थे आप? हाँ सर गया था। अब आपको यहां से यहां तक घर पहुंचना है ना। कुछ शरीफ लड़के होते हैं, सीधा चलेंगे और आराम से पहुंच जाएंगे, इस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे सर घर पहुंच जाऊंगा। कुछ लड़के होंगे कि पहले जाएंगे दोस्त के यहाँ, फिर जाएंगे उसके घर से कुछ खाने पीने, फिर जाएंगे स्टेडियम खेलने कूदने, उसके बाद कहीं घुमा के घर पहुंचेंगे। रास्ता यही था, लेकिन घुमा के घर ही पहुंचे, दोनों लोग घर पहुंचे। दोनों में अंतर क्या है बताते हैं आपको। देखिए, ये जितना आपने, अगर ये 4 मीटर यहाँ चला, 5 मीटर यहाँ चला, फिर 4 मीटर यहाँ चला, 8 मीटर यहाँ चला, तो ये जितनी भी आपने पथ की लंबाई हुई, जितना भी आपने चला, वो आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। जैसे आप आजकल के स्टॉप वॉच आ गए हैं, आजकल के डिजिटल वॉच आ गए हैं, उसमें आप चलिए फिरिए तो आपका वो काउंट करता है कि आपने कितना पैदल चला। आपकी बीबी भी काउंट करती है, और उसके बीबी जो काउंट करते उसके भरोसे रहना मत, है ना, क्योंकि उस डिजिटल वॉच की उसकी खुद ही बीपी लो रहती है हमेशा, और कहीं आपका लो बता दिया तो आप वो टेंशन में आ जाए, और टेंशन से ये बीपी लो होती है, समझ गए। किसी घर वाले का निकाल के, बहुत मैं देख रहा था कि एक वीडियो आई थी उसमें लड़का उसी से अपने घर के, उसके दादाजी तो उसकी बीपी नाप रहा था, और बीपी नाप दिया तो उसका बीपी उसको लो बता दिया। अब उनको और टेंशन हो गई, उनका बीपी लो नहीं था और लो हो गया। हॉस्पिटल में गए नपवाने, हॉस्पिटल में नपवाने गए तो उनका बीपी जितना उसमें बताया था उससे कहीं ज़्यादा गुना लो हो गया।
ठीक है, तो यहां से बीपी लो हो गई से वो थोड़ी सी घड़ी के चक्कर में, समझ गए। तो भैया जो वह कदम बताता है वो क्या होता है मेरे भाई, दूरी। ऐसे ही इसमें भी है, कुछ खास नहीं है, बता देते हैं। तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं मेरे भाई, दूरी कहते हैं, आराम से कह सकते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी अर्थात पथ की लंबाई, साफ साफ है। और दूरी का सिर्फ परिमाण होता है कि आपने 5 मीटर चला, 75 मीटर चला, 5 किलोमीटर चला, 5,000 मीटर चला, तो ये दूरी एक अदिश राशि है, यानी कि इसका सिर्फ परिमाण है, इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है, इस वजह से यह अदिश राशि है। विमा लिखते हैं, दूरी विस्थापन सबकी विमा लिखते हैं एल से। फिर आता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे हमने कहा कि तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कैसे, ऐसे चली गई दूरी हमारा विस्थापन कह सकते हैं। या फिर आपको और शॉर्ट फॉर्म बता दें कि किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। दूरी विस्थापन में आपको डिफरेंस समझना, मैं बता देता हूं। एक आदमी था, वो यहां से यहां तक 5 किलोमीटर चला, सपोज दैट, मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझेंगे आप अच्छे से बस, और कोई चार नहीं। 5 किलोमीटर आप यहां से यहां चले, फिर जब आप यहां पहुंच गए मेरे दोस्त, तो यहां से आपने 4 किलोमीटर इधर चला, 5 किलोमीटर इधर चला और 4 किलोमीटर इधर चला, 5 और 4 हो गया। ये आपका 5 और 4 जो हुआ, 5 + 4, ये 9 आपका क्या हुआ, दूरी हुआ। तय की गई जितनी भी पथ की लंबाई हुई उसको पूरा आपने दूरी कह दिया। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट फ्रॉम द फाइनल पॉइंट, यहां से यहां तक प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ये इसका क्या हो गया मेरे भाई, विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। यह एक सदिश राशि है। इसका भी मात्रक मीटर होता है। इसका भी मात्रक मीटर होता है। विमा की बात करें, डायमेंशन फार्मूला एल होता है, ठीक है। विमा क्या होगा, एल होगा, ठीक है। याद रखेंगे, विमा इसका क्या होगा मेरे भाई, एल होगा, डायमेंशन फार्मूला। अब बात आती है दूरी और विस्थापन में, तो आपको इस नजरिए से क्या दिख रहा है, दूरी विस्थापन में कौन बड़ा हो सकता है, दूरी विस्थापन में कौन छोटा हो सकता है, बताते हैं। अगर हम दूरी की बात करें, दूरी का मान बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है विस्थापन के, ठीक है। अगर ये नीचे आ जाएगा तो दूरी बटे विस्थापन की वैल्यू एक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर आप विस्थापन बटे दूरी करेंगे तो ये क्या से अधिक हो जाएगा, ये इतनी सी बात है, ये आता है। तो विस्थापन का मान धनात्मक, नोट लिखिएगा, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है विस्थापन, जबकि दूरी हमारी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। क्या कभी आपने सुना है, कभी सुना है जिंदगी में, भैया -75 किलोमीटर चल के दिखाओ, कैसे दिखाओगे। अपने बुद्धि सोचो, कोई कह दे भैया -5 किलोमीटर चल के दिखाओ, अरे भैया -5 किलोमीटर कैसे चलोगे, चलोगे तो 5 ही, समझ रहे हो।
आपको और चीज बताते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण दिया आपको, जैसे मान लीजिए कोई कण है जो वृत्ताकार गति कर रही है, ठीक है। आपने मौत का कुआं देखा होगा, कोई आदमी है यहां से चलना प्रारंभ किया, इस बिंदु से ये वापस इसी बिंदु पर आ जाता है, कोई धावक है, इस बिंदु से चलना प्रारंभ किया और वापस इसी बिंदु पर पहुंच जाता है। वृत्ताकार पथ पे गति किया ये। अगर इसकी हम दूरी की बात करें तो वृत्त की परिधि क्या होती है, पूरा 2πr, पूरा क्या हो जाएगा 2πr। और वृत्त का परिमाप हो गया ये 2πr। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा इसका 0। 0 क्यों, अगर आप कोई वृत्ताकार गति कर रहे हैं, आप जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो मेरे भाई आपका विस्थापन 0 और आपका जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगा, वो क्या होगा 2πr पूरा होगा। इसलिए विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसका भी जो डायमेंशन फार्मूला आता है वो एल ही आएगा, चाहे दूरी हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे मोटापा हो, चाहे 1.5 फुट हो, चाहे इंच हो, चाहे सवा हो, वो सब कितना है भैया, सबकी एक ही है, वो है एल। और आप सभी से गुजारिश है कि ये चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ा जाएगा, पूरी बुक पढ़ाई जाएगी आपको, और आपका टाइम पे सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन आपसे गुजारिश है मेरे भाई, जो भी इस वीडियो को मेरे भाई देख रहे हैं, उनसे तब भी गुजारिश था, अभी भी गुजारिश है कि सिर्फ आपको एक काम करना है मेरे दोस्त, सिर्फ एक काम करना है। ये चैप्टर्स में आपकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत तब होगी जब आप बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स बाय किशन सर वाली वीडियो सेक्शन में वीडियो पड़ी है, वो पूरा देख लीजिएगा, आपको काम देगा। क्योंकि आपको अवकलन, समाकलन, कन्वर्जन, यूनिट का कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सब आना चाहिए, ताकि आपके लिए चीजें तब आसान रहे कि कहाँ मैं कैसे कह रहा हूँ, कैलकुलेशन भी उससे आसान होती है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वेग के बारे में। क्या है वेग, हेडिंग डालेंगे वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है मेरे भाई, विस्थापन बटे समय। आप अगर परिभाषा बनाना चाहे फिजिक्स में तो सबसे आसान तब होता है जब मेरे दोस्त आप ये कहते हो कि आपको फार्मूला पता हो, आपको फार्मूला पता हो, इसका मतलब ये बात तो तय है कि आप आराम से परिभाषा बना सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो एकांक समय में, एकांक समय में जितना आप विस्थापन तय करते हो उसे हम वेग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सारा चीज पढ़ते हैं, हर एक चीज समझते हैं। जैसे हमने कह दिया वेग और वेग के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेग किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, ठीक है। इन सारे के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आइए आपको बताते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, वेग के कितने प्रकार होते हैं, चाल के कितने प्रकार होते हैं, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम समझते हैं। विस्थापन समझ गए, समय समझ गए, तो आपको ये समझने में बिल्कुल आसानी होगी, इस बात ये बात तो तय है। हमने कहा एकांक सेकंड में, 1 सेकंड में चली गई दूरी या फिर तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। 1 सेकंड में अगर कोई वस्तु जितना विस्थापन तय कर लेगा वो उसकी वेग कहलाएगी। मात्रक की बात करेंगे, मात्रक की बात करेंगे भैया। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आइए थोड़ा समझते हैं, थोड़ा इसके थ्रू समझते हैं।
वेग और वेग के प्रकार। वेग बेसिक में दो प्रकार का होता है, एक होता है एक समान वेग, और एक होता है असमान वेग। एक ए समान वेग और एक असमान वेग। ठीक है, असमान वेग भी हमारा दो प्रकार का, एक होता है औसत वेग और एक होता है ताक्षणिक वेग। एक औसत वेग और एक ताक्षणिक वेग। ठीक है, ऐसे ही जब हम चाल की बात करेंगे, वेलोसिटी, ऐसे ही जब हम चाल की बात करेंगे तो चाल भी दो प्रकार का, एक समान चाल, असमान चाल। असमान चाल दो प्रकार की, एक औसत चाल और एक ताक्षणिक चाल। ठीक है, और सबको समझना एक मैप से बहुत आसान है, क्योंकि मेरे भाई डेफिनेशन में आपको पता है एक समान वेग। अब आपको पता है कि जो समय है हमारा वो लगातार बदल रहा है, ये बात तो तय है। तो समय में अंतराल होता रहेगा, समय में लगातार वेरिएशन होता रहेगा। अभी 5 बजे हैं तो अभी थोड़ी देर बाद 6 बजेंगे। समय में अंतर लगातार होता रहेगा, समय में अंतर में कोई निश्चित सीमा नहीं है समय की। तो उसी को समझते हैं वेग और वेग के प्रकार, चाल और चाल के प्रकार। सबसे पहले जो होता है, हेडिंग डालेंगे एक समान वेग। एक समान वेग, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और असमान वेग को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। औसत को एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, ताक्षणिक को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, जब कोई गतिशील कण, यानी कि कोई आदमी गति की अवस्था में है, आप दौड़ रहे हैं तो आप गतिशील कण हुए, आप खड़े हैं तो आप स्थिर कण हो गए। गतिशील कण समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करते हैं तो, ता नहीं तो, उसका वेग ए समान वेग कहलाता है। ठीक है, कोई आदमी जब दौड़ रहा है समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापन तय करता है, यानी कि अगर यहां से वो कोई आदमी चलना प्रारंभ किया, सपोज दैट मान लीजिए, ठीक है भैया, उसने कहा कि भैया 10 सेकंड में वो 5 किलोमीटर पहुंचता है, मान लो रॉकेट की स्पीड से ही जा रहा होगा, 10 सेकंड में वो आदमी 5 किलोमीटर तय करता है, यहां तक पहुंचता है। बाकी का फिर 10 सेकंड वो में ही वो 5 किलोमीटर ही तय करे। समय का अंतराल सेम होना चाहिए और वो दूरी होनी चाहिए, तो हम कह देंगे जो कण का वेग है वो एक समान वेग है। सिंपल बात है। उसके बाद आता है असमान वेग, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जब कोई गतिशील कण समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करती है, मतलब 5 सेकंड में 5 किलोमीटर चला, बाकी के 5 सेकंड में 2 ही किलोमीटर चला, धीरे धीरे चलने चलेगा। तो मतलब पहले जैसे जरूरी नहीं है कि अगर आप घर से स्कूल जा रहे हैं, आप चले और आप स्कूल जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए, तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही रफ्तार से भागते रहेंगे। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद आप रुक जाए, थोड़ी देर बाद आप खड़े हो जाएं, बाजार पड़े रुक जाएं, कुछ खाने रुक जाएं। तो आपकी गति में लगातार, आपकी रफ्तार में लगातार परिवर्तन होता रहना चाहिए, तो उसे हम असमान वेग कहते हैं। और हमने कहा कि असमान वेग भी हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है मेरे भैया औसत वेग और एक होता है ताक्षणिक वेग। औसत वेग और ताक्षणिक
वेग होता है। औसत वेग की बात करें, एवरेज वेलोसिटी, किसी गतिशील कण द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन, कुल विस्थापन लिख लीजिए, सिर्फ विस्थापन नहीं, कुल विस्थापन का कुल समयांतराल का अनुपात औसत वेग कहलाता है। इसे वी वेक्टर से ऐसे वी ऐसे कर लो या फिर एवरेज लिख लो, ठीक है। S1 S2 S3 ऐसे अप टू सो ऑन Sn, T1 T2 T3 T4 T3 अप टू सो ऑन Tn तक, कुल दूरी और कुल विस्थापन। आपने 5 मीटर दूरी तय की है तो 5 + 5 कर दिए, अगर 5 10 मीटर करी है, फिर जितना समय रहेगा कुल समय, तो कुल समय बटे कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ताक्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस, सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टेंटेनियस। किसी गतिशील कण का किसी विशेष समय पर वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। जैसे आप गति तो कर रहे थे, हमने ये पूछा भैया 2 सेकंड पहले आप कहां थे, भैया 5 घंटे बाद आपकी चाल क्या थी, तो हमने आपको एक टाइम दे दिया कि भैया ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, ऐसा भैया कि ये स्पेसिफिक टाइम हमने आपको दे दिया, इस टाइम में आपको काम करना है। तो वो हो गया कि भैया ताक्षणिक वेग क्या होता है, किसी विशेष समय पर वेग उसकी ताक्षणिक वेग कहलाती है। सिंपल भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो किसी गतिशील कण का किसी विशेष समय पर वेग उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। इसको ऐसे लिखते हैं v = df/dt। यहां पे यस से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एग्जांपल के तौर पे अगर समझे, आपको कहेगा कोई कण यस बराबर t² + 5t द्वारा विस्थापित होती है या फिर गति की अवस्था में है, t बराबर 2 सेकंड पर कण का वेग, ऐसे पूछे तो अब आपको इसका क्या करना है मेरे भाई, अवकलन कर देना पहले, t² + 5t का आपको अवकलन कर देना सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, df/dt = t² + 5t का हमें क्या कर देना, अवकलन। t² का अवकलन क्या होगा मेरे दोस्त, है ना, ऐसे डायरेक्ट कर दो, d/dt ऑफ इतना, t² का अवकलन क्या होगा, 2t, वेग निकालना है, प्लस 5 कांस्टेंट टर्म है बाहर हो जाएगा। अरे x की घात n का अवकलन क्या होता है, d/dx ऑफ x की घात n का, पहले घात फिर आधार फिर घात में कम हो जाती है, तो भैया पहले 2 फिर t फिर घात में कम हो गई, तो ये 2t + 1 है। अब t का मान आप 2 रख दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, इतना वेग होगा। तो कहने का मतलब किसी भी गतिशील कण द्वारा किसी विशेष समय पर, किसी गतिशील कण द्वारा किसी कण का विशेष समय पर वेग, विशेष स्पेसिफिक टाइम डिनाइट कर देगा कि भैया हमें बताओ कि भैया t बराबर आप 15 सेकंड में आपकी चाल क्या थी, आपका वेग क्या था, तो बस वही बात आ जाएगी। इसमें इसी से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब यहां पे अगर चाल लिखेगा, चाल के प्रकार, चाल 2 प्रकार का, एक समान चाल, असमान चाल। फिर अगर आपको कहेगा औसत वेग, तो यहाँ पे औसत वेग की जगह पे आपको लिख देना बस चाल, यहाँ पे वेग की जगह पे क्या लिख देना, चाल, खत्म गाइस। असमान चाल, असमान चाल, एक समान चाल, औसत चाल और ताक्षणिक चाल, किसी विशेष समय पर चाल। अब त्वरण भी ऐसे लिख सकते हैं, चाल हटा के अगर आपने त्वरण लिखा तो एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण, ताक्षणिक त्वरण, ऐसे हो जाएगा मेरे भाई। तो यहां से आप पूरे वेग के बारे में, पूरे विस्थापन के बारे में, पूरे चाल, दूरी, विस्थापन, औसत चाल, त्वरण के बारे में, एक समान त्वरण के बारे में सब कुछ जानकारी सिर्फ एक स्लाइड से, माइंड मैप के थ्रू। और जब भी अपनी नोट्स बनाना उसमें एक पेज इससे माइंड मैपिंग को दीजिए। पढ़ाई जो आप करिए वो माइंड मैपिंग से करिए कि हमारा चैप्टर का फ्लो क्या है, हमारा टॉपिक का फ्लो क्या है, किस टॉपिक के बाद क्या आ रहा है और हम किस टॉपिक के बाद क्या पढ़ रहे हैं, वो बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे वेग के प्रकार के बाद,
हम त्वरण के कैसे प्रकार का होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसके ग्राफ को समझेंगे, इसमें थोड़ी बहुत चीजों को समझेंगे मेरे भाई। तो सभी लोग मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे भाई अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।